बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज नाज़रीन हम बात करेंगे हुकूमत वक़्त के हवाले से। ये ख़बरें आ रही हैं कि वो कोई आइनी तरमीम लाना चाह रहे हैं। अदलिया से मुतल्लिक़ ये आइनी तरमीम मुतवक्को तौर पर क्या हो सकती है और क्या जो है वो हुकूमत के जो है अज़ाइम क्या हैं, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। 26 अगस्त को सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, एक तो अज़हर मशवानी के दो भाइयों से मुतल्लिक जो है वो ऑर्डर है, इस पे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। और पीटीआई के जो 3-4 लोग जो लापता थे वो वापस आ गए हैं। उसमें एक फैज़ान भी है जिसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी आपको बताया था कि वो जो सदर है, सदर हाउस में वहाँ पे ये फ़ोटोग्राफ़र थे। तो और इसी तरह बाद में पीटीआई के फ़ोटोग्राफ़र हुए तो उनको उठाया गया था, तो वो भी वापस आ गए हैं। तो ये क्या असरात छोड़ेगा। और पतन की रिपोर्ट भी आई है दोबारा से, उस रिपोर्ट में क्या है और रिपोर्ट क्या बताती है। और इससे कबल भी ये जो रिपोर्ट है, जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, उनके हवाले से बड़ी तफसील के साथ इस रिपोर्ट में चीज़ें आती रही हैं कि ये किस नहज पे जा सकती हैं और क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं। ये सारी तफसीलात इन रिपोर्ट्स में आ रही हैं। अगरचे जो अदालती फोरम है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, वो गैर फ़ाल पड़े हुए हैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स बहुत कुछ बता रही हैं। तो इस 3-4 टॉपिक से मुतालिक बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास सदर मुमलिकत ने, आसिफ अली जरदारी ने 26 अगस्त को बुला लिया है। 2 रोज़ कबल बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात भी हुई। और उस मुलाकात के हवाले से भी ये बताया जाता है कि उसमें जो अभी कमिंग जो है वो डेज़ में जो हुकूमत वक़्त कोई तरमीम जो कानून साजी करना चाह रही है, उससे मुतल्लिक उनको जो है वो एतमाद में लिया गया। और अब ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत जो है वो कुछ जुडिशल पैकेज की बात भी हो रही है। इसी तरह जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी जो तैनाती है कि उन की तैनाती जो है वो ऐसा कोई कानून साजी की जाए कि अगले 3 जो चीफ़ जस्टिस, 3 जो जजेस हैं टॉप के सीनियर 3 जजेस, उनमें से एक चीफ़ जस्टिस जो है वो चुना जाए। तो क्या ये मुमकिनात में हैं चीज़ें या नहीं? तो मुमकिनात में जाने से पहले सबसे पहले तो जो नंबर गेम है वो कौमी असम्बली में और सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है, जिसके हवाले से ये बताया जाता है कि वो नंबर पूरे नहीं हैं। अगरचे अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि जो हुकूमत है वो जो मुश्तरका इजलास बुलाने का सोच रही है, लेकिन आइन का आर्टिकल 239 इस हवाले से बड़ा ही क्लियर है कि जो दोनों ईवान हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, दोनों में 239(1) इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि दोनों में 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसकी मंजूरी लेना ज़रूरी है उस आइनी तरमीम की जो हुकूमत करना चाहती है। तो अगरचे दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास नंबर पूरा है, लेकिन जो नंबर है वो अंदरूनी हलके, जो हुकूमती अंदरूनी हलके जो है वो ज़राए जो है वो बताते हैं कि अभी भी हुकूमत के पास नंबर पूरा नहीं है। 2 रोज़ जो रात को जो पीटीआई का एक वफद था वो मिला था मौलाना फजल रहमान से, क्योंकि उनकी सेनेटर उनके मौजूद हैं, तो उनका भी वोट बड़ा ही अहमियत इख्तियार कर गया है। हुकूमत भी हो सकता है उनसे रब्ता करे, और जो पीटीआई है उनकी जानिब से भी रब्ता किया गया है। और अब ये खबर आ रही है कि जो JUIF है, जो मौलाना फजल रहमान है, वो पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद तो नहीं कर रहे, इस किस्म का कोई इत्तेहाद करने का उनका इरादा नहीं है, लेकिन केस टू केस, इशू टू इशू जो है वो चलेंगे और उनकी बातचीत आगे बढ़ेगी। और अब पहला इशू जो आया है वो हुकूमत अमेंडमेंट करना चाह रही है, आइनी तरमीम करना चाह रही है। इसमें यह देखना होगा कि मौलाना फजल रहमान, JUIF के जो JUIF है वो कहाँ खड़ी होगी, किस तरफ खड़ी होगी। ये तो हो गया कि वहाँ नंबर गेम पूरी है नहीं है, वो चीज़ें तो डेफिनेटली वो देखी जानी है। दूसरी तरफ अदलिया, जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, आइंदा के चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने बनना है, वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस होंगे। तो अब हुकूमत जो है वो क्यों चाह रही है कि इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन की जो इम्कानात नज़र आ रहे हैं
या कोई ऐसी बात हो रही है कि हुकूमत जो है वो इस किस्म की लेजिस्लेशन मुतवक्को तौर पर ला सकती है। उसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था, जिन दिनों मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया था। अगरचे मखसूस नशिस्तें जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट मिला और वो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये फलां पॉलिटिकल पार्टी का ही मैंडेट है, ये तो जमहूरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। लेकिन हुकूमत वक़्त ने ख्वाजा आसिफ उन्होंने एक बयान दिया था कि हमें ये खदशा है कि अक्टूबर नवंबर में जो इलेक्शन है उसको खोल दिया जाएगा और हुकूमत को घर भेजा जा सकता है। तो वो खदशा वही है कि 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट है, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। तो हुकूमत जो है वो इस किस्म की कानूनी अगर लाती है, कानून साजी करने की कोशिश करती है, तो ये एक बड़ी बैड प्रेसिडेंट मेरी नज़र में होगी। उसकी वजह यह है कि इसका मतलब ये है कि जब भी कोई आप देखें कि कोई चीफ जस्टिस है जिसकी तैनाती होनी है, तो आप जो है वो अगर समझें कि ये चीफ जस्टिस, हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथी जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट माइंड के जजेस हैं, आज़ाद मंश जजेस हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो ये देखेंगे कि ये उनके सामने केस आया है, इसका बेनिफिट पीटीआई को मिल सकता है, नून लीग को मिल सकता है या पीपल्स पार्टी को मिल सकता है। वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने वाले जजेस हैं। माजी में भी हमने देखा और अब भी हम देख रहे हैं और आगे भी यही नजर आ रहा है। जरूरी नहीं कि हर फैसले का बेनिफिट पीटीआई को होगा और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जाएगा और ये वो ग्रुपिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फैसले आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, डेफिनेटली अगर आइन और कानून इजाजत देता है तो वो उनको उनके हक में भी जा सकते हैं। और दूसरी पार्टी, मतलब मुराद ये है कि वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, गैर जानिबदार जजेस हैं। उनके हवाले से ये सोचना जो है वो बड़ा अजीब लगता है कि हुकूमत जो ऐसा क्यों सोच रही है। और अगर ऐसी प्रेसिडेंट बनती है तो मेरा ये ख्याल है कि फिर अदलिया की जानिब से भी शायद रद्द अमल आ सकता है मुतवक्को तौर पर। लेकिन चीज़ें किस नहज पे जाएंगी, किस तरफ जाएंगी, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन 26 अगस्त को आप देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है, हुकूमत कैसे ये आगे लेकर चलती है और क्या अपनी नंबर गेम पूरी करके वो कोई भी अमेंडमेंट कराने में कामयाब होते हैं। इसी में 3 साल की रिटायरमेंट की एज बढ़ाने के हवाले से भी इम्कानात हैं कि ऐसी कोई लेजिस्लेशन भी हो सकती है। इसी तरह जो मुख्तलिफ जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन जजेस की जो है वो रोटेशन, इसके हवाले से भी मुतवक्को तौर पर इम्कानी सूरत हाल है, कोई कानून साजी आ सकती है। तो ये जुडिशल पैकेज हैं। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो कानून साजी के लिए हुकूमत लाती है ये देखना है और कौन कौन सी मंजूर होती हैं ये भी देखना है। लेकिन आइंदा 48 घंटे जो 72 घंटे जो है बहुत अहम है। देखना यह है कि चीज़ें किस नहज पे जाती हैं और फिर अदलिया उस पर क्या कोई जवाब देती है या नहीं देती। अब आते हैं दूसरे मामले की तरफ, वो है पतन की रिपोर्ट। ये जो अता तारड़ हैं उनके हल्के को इंतखाबी जो नताइज हैं उसमें हेरा फेरी हल्कों की हल्का बंदी और बैलेट जो धांधली के जरिए इंतखाबी अमल की बद इंतजामी की एक वाज़ेह मिसाल करार दिया गया है पतन की इस रिपोर्ट में। और यह भी कहा गया है कि जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि सैकड़ों फॉर्म 45 और 46 या तो पोस्ट ही नहीं किए गए थे या नामुकम्मल पाए गए या फिर गैर कानूनी जो है वो पाए गए थे। ये पतन की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कल जारी हुई है मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से। इससे कबल भी लाहौर के हल्के जो नवाज शरीफ साहब का हल्का है उसके हवाले से, इसी तरह ओन चौधरी जो सलमान अकरम राजा है उनके हल्के के हवाले से, मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से पतन पिछले कुछ अरसे से, जब से 8 फरवरी इलेक्शन हुए हैं, ये एक गैर सरकारी जो तंजीम है, ये तंजीम जो है वो इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से इस किस्म की रिपोर्ट जारी कर रही हैं। और वो एनालिसिस बेस्ड रिपोर्ट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट देख कर रिपोर्ट जो है वो जारी कर रहे हैं और इसके असरात बड़े गहरे हैं इस लिहाज से कि पंजाब के ट्राइब्यूनल्स आप देखें तो वह गैर फाल पड़े हुए हैं, जिन्होंने इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात करनी है, उन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, इलेक्शन पिटीशन को देखना है, इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड करना है। 180 दिन में इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड होना था, लेकिन पंजाब के ट्राइब्यूनल्स गैर फाल पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल गैर फाल पड़ा हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे है। तो ये बड़ा हैरान कुन है कि इलेक्शन पिटीशंस जो इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से बड़े सवालात उठे थे, बजाय इसके कि अदलिया उनको कहे कि आप एक जो मखसूस टाइम है उस टाइम के अंदर इनको कंक्लूड करें, फैसले करें,
लेकिन वो बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उस पर स्टे जो है पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फौरी तौर पर इस केस को सुनकर जो स्टे है कम से कम खत्म करना चाहिए। जो भी है, जैसा भी है, ट्राइब्यूनल्स काम करें, आगे बढ़े। इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि 180 दिन में उन्होंने अपना काम कंक्लूड करना है, मुकम्मल करना है। अगर वो मुकम्मल नहीं करते तो वो इलेक्शन एक्ट की उस शिक की भी खिलाफ वर्जी है। तो इसलिए 8 फरवरी का जो हंगामा, 8 फरवरी की जो तलवार इलेक्शन कमीशन पर लटक रही है, इलेक्शन कमीशन पर मुबैना धांधली के इल्जामात हैं, इलेक्शन कमीशन के जो एक्ट है उसके हवाले से बहुत सीरियस सवालात हैं, तो उन सवालात को एड्रेस करने और जो मुबैना धांधली के इल्जामात की तहकीकात करने कौन करेगा? इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेगा ना। तो इलेक्शन कमीशन को भी आगे बढ़ना चाहिए और ये स्टे खत्म होने चाहिए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इंडिपेंडेंट आजादाना तरीके से काम करने दें। हुकूमत वक्त चाहेगी कि ये मामला लटकते रहे। हुकूमत ने एक तरमीम की इलेक्शन से पहले, दूसरी तरमीम उसके खिलाफ कर दी इलेक्शन के बाद, और वो किस लिए की? अपनी बेनिफिट के लिए। और अभी जो है वो 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसके लिए एक और जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। किसके लिए की? अपने लिए। मतलब हुकूमत वक्त अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक से एक जो है वो तरमीम जो है किए जा रही है। चीफ जस्टिस कौन सा लगाना है, तरमीम कर लें, कानून साजी कर लें, कैसे चलाना है, कानून साजी कर लें। मतलब यह है कि हुकूमत वक्त जो है वो जब 3 पिलर्स हैं, अदलिया है, एग्जेक्टिव है, मुकन्नना है, तीनों अपनी अपनी जो है वो दायरा कार के अंदर रहकर काम करेंगे, तो कैसे जो है वो आपने रेगुलेट करना है अदलिया को? क्या आप जो है वो रेगुलेट करेंगे कि चीफ जस्टिस नहीं, हमें ये पसंद नहीं है तो ये लगा दें? क्या आप रेगुलेट करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत हमें पसंद नहीं है तो इनको हटाएं और किसी और जो है वो इनको रोटेट करें, इनको किसी को सिंध भेज दें, किसी को बलोचिस्तान भेज दें? क्यों? क्योंकि हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ये बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत चीजें रिकॉर्ड पे ले आए हैं, क्योंकि उन्होंने खत ऐसा लिखा है कि पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया है। तो ये चीजें जो है वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है कि तमाम पिलर्स को अपने अपने हुदूद के अंदर रहकर चीज आगे बढ़ना चाहिए और जो इख्तियारात की तकसीम जिस तरह की गई है उसको ही जो है वो आगे लेकर चलना चाहिए, बजाय इसके कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान मुआज़राई हो। चीजें समूथली जो है वो आगे चलनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कि ये बताया गया है कि पीटीआई के जो लापता जो अफराद थे, इनमें मलक रिजवान जो पीटीआई के जो मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, ये काफ़ी रोज़ से तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद जो वर्षा से ये लापता थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन आई, दूसरी आई, तीसरी आई। जो मलक रिजवान है, इनको आप इस हवाले से ये कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी खुशकिस्मत इस लिहाज से है कि इनकी पटिशन एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई। इनकी पटिशन में पीटीआई के वकला तो आ रहे थे लेकिन उस किस्म की तैयारी नहीं थी, केस अदालतों के सामने सही पेश नहीं कर सके, केस को सही तरीके से चला नहीं सके। मतलब मलक रिजवान वाहिद ऐसे बंदे हैं कि शायद जो है वो उनको इतना जो है वो नहीं किया गया कि उनका केस 1.5 माह में केस ही ठीक तरीके से नहीं चल सका। कोई ऐसा नोटिस ही नहीं हो सका कि किसी को बुला के पूछ ही ले कि कहाँ पे है। कि अल्लाह ने बहरहाल करम किया, उन पर वो जो है वो वापस आ गए और उनके जो भाई हैं नौमान, वो भी बताया जाता है कि वो भी वापस पहुंच गए हैं। पीटीआई ऑफिशियल ने इसकी तस्दीक की है। और फैज़ान मलिक जो फोटोग्राफर जो है यहाँ पे अफगान सदर में, वो फोटोग्राफर थे और इसके अलावा बाद में पीटीआई के साथ उनकी एफिलिएशन बताया जाता है कि उनका कोई डिजिटल अकाउंट भी नहीं है, डिजिटल मीडिया पे अकाउंट नहीं है, लेकिन वो फोटोग्राफर थे। और ये 3 लोगों का कंफर्म किया गया। वैसे 4-5 बताए जा रहे हैं, एक लाहौर से भी, लेकिन ये 3 का कंफर्म किया पीटीआई ऑफिशियल ने कि इनको रिहा कर दिया गया है। फैज़ान के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल को जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है इस्लामाबाद के, उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया था कि बताएं कि कौन कहाँ पे है ये फैज़ान। तो लेकिन उनसे पहले ही जो फैज़ान है वो अब बाजियाब हो चुके हैं और अपने घर जो है वो पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि जो अजहर मशवानी है, उनके भाई भी क्या बाजियाब होते हैं या नहीं होते। अजहर मशवानी के भाइयों के हवाले से जो बाजियाबी का केस है उसके जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक पेज का जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया है कल समात का, लेकिन यह गैर मामूली तहरीरी ऑर्डर है। एक तो अदालत ने हुकूमती इदारों की बेहिसी को अफसोसनाक करार दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कहते हैं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तवक्को है कि अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वज़ीर आज़म से मिलेंगे। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमज़ोर जवाब दिया गया। अदालत को उम्मीद नहीं जहां तक कि इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। फ्री कैन की तरफ से इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं बाबर अवान, वो इस केस में जुज़वी दलाइल दे चुके हैं। आइंदा समात पर दस्तयाब बेंच के सामने यह केस मुकर्रर होगा। मंगल को इस केस की समात होनी है। मंगल को जो बेंच दस्तयाब होगा उस दस्तयाब बेंच के सामने इस केस को जो है वो सुना जाएगा, रखा जाएगा। इसके अलावा आखिरी जो हमारा जो केस है, जो हमारा टॉपिक है, वो है
PTI के एक MNA हैं मुबीन आरिफ, ये बैरून मुल्क गए, बैरून मुल्क से वापस आना था तो पता चला इनका नाम PCL, पहले पता चला ECL में है, फिर यहाँ पे FIA ने बताया नहीं ECL में नहीं है, PCL में नाम है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट। तो FIA ने अदालत को बताया जस्टिस बाबर सत्तार को कि जो जिसका नाम PCL पे हो उसको बैरून मुल्क से आने में कोई रुकावट नहीं है, यहाँ से जाने में रुकावट है, तो इसलिए वो वापस आ सकते हैं। तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि इनको फैसिलिटेट करें, वापसी पर इनको रोकना नहीं है, और उन्होंने सितंबर के फर्स्ट वीक तक इस केस की समाअत मुलतवी की है और FIA और दीगर फ्रीकैन से इसका जवाब भी तलब कर लिया है। ये थी आज की जो है वो हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।